हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 को रिलेशन क्लास 11th स्टैटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को रिलेशन का मीनिंग देखिएगा। को रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? जब दो वेरिएबल के बीच में यहाँ पे कोई भी डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? मेरा को रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट की हाइट ले रहा हूँ और वेट ले रहा हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल को ले रहा हूँ। हाइट फर्स्ट वेरिएबल है, वेट मेरा सेकंड वेरिएबल है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हाइट इंक्रीज होगी तो वेट भी मेरा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वेट इंक्रीज होगा, या जस्ट अपोजिट भी हो सकता है गाइस, जिसका हाइट इंक्रीज हो रही है और वेट मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। अब कोरिलेशन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा यहाँ पर कि हाइट इंक्रीज हो रही थी एज वेल एज वेट भी इंक्रीज हो रहा था। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? मेरी हाइट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है? मेरा नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। हम सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोरिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। आइए देखिए, whenever some definite connection exist between the two or more groups, गाइस यहाँ पर टू और मोर ग्रुप्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, क्लास हो सकती है या सीरीज हो सकती है और डेटा, देयर आर सेड टू बी कोरिलेशन। वही मेरा क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। मैंने आपको बताया कि डेफिनाइट यहाँ पर कनेक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में? यहाँ पर टू ग्रुप भी हो सकते हैं, टू वेरिएबल भी हो सकते हैं, टू सीरीज भी मेरी हो सकती है। मेरे कोरिलेशन यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब गाइस दो वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, मेरे पास हाइट और वेट दो वेरिएबल गिवन है गाइस। देखिए हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेट भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? सेम डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। देखिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है गाइस। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई मेरे पास टू वेरिएबल अवेलेबल हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, पहले 20 फिर 30 फिर 40। सेम एज गाइस देखिए वाई भी मेरा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 50 से इंक्रीज हुआ, 50 से इंक्रीज हुआ और यहाँ पे गाइस देखिए 50 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। देखिए डेट इज व्हेन वन इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज। किसी भी कारण से एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दो अदर वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, या मैं कह सकता हूँ व्हेन वन डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज। गाइस एक डिक्रीज होगा तो सेकंड भी मेरा क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा। वो मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। पॉजिटिव में दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जो मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और एज वेल एज डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो वो मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव, लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे। यदि फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी डिक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। आइए सेकंड देखिए यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। गाइस देखिए यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है, हाइट और वेट। मैं कह रहा हूँ यदि हाइट इंक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि वेट डिक्रीज होगा, या वेट इंक्रीज हो रहा है तो हाइट का तो गाइस पॉसिबल ही नहीं है डिक्रीज होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वो क्या कहलाता है? मेरा नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है? यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस मेरे डिक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। देखिए इन्होंने दो क्वांटिटी दी हुई है मेरे पास, एक्स एंड वाई। गाइस देखिए एक्स क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गाइस ऑन द अदर हैंड गाइस देखिए वाई यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या कहलाता है? नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। आइए गाइस देखिए लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। जो अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पर वो लीनियर कोरिलेशन को डिस्कस करना है। देखिए व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या मैं कह सकता हूँ इसको नो कोरिलेशन। यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन अवेलेबल नहीं है जब मेरे पास दो वेरिएबल अवेलेबल हैं और दोनों कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। तो वो मेरा क्या कहलाता है? लीनियर कोरिलेशन। इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन इफ टू सेट ऑफ डेटा बेयरिंग फिक्स्ड प्रपोर्शन टू ईच आर शोन ऑन द ग्राफ पेपर। गाइस देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी दो सीरीज अवेलेबल है। इन्होंने गाइस देखो एग्जांपल के थ्रू देखिए ए और बी मेरे पास दो सीरीज अवेलेबल है। देखिए चेंज किससे हो रही है? यहाँ पर टू, ये भी टू, यहाँ टू टू। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? गाइस देखिए सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है। यहाँ पर टू टू का गैप आ रहा है सब में। तो ये मेरा क्या कहलाता है? लीनियर को रिलेशन। गाइस देखिए ऑन द अदर हैंड बी को देखिए, बी भी यहाँ पर कितने डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? सेम प्रोपोर्शन में मेरा चेंज हो रहा है। कितने का गैप है? यहाँ पर 5 5 का गैप है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? लीनियर को रिलेशन कहलाता है।
गाइस देखिए दो सीरीज मेरे पास गिवन थी, लेकिन दोनों में ये नहीं है कि एक ही नंबर से जो है चेंज होगा, दोनों में डिफरेंट नंबर से चेंज हो सकता है, लेकिन सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा। गाइस देखिए जैसे यहाँ पर 2 का था, यहाँ पर 5 का था, मैटर नहीं करता, लेकिन सेम प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए। जो कंप्लीट सीरीज है वो सेम प्रपोर्शन में चेंज होनी चाहिए। ये नहीं है गाइस देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरू में तो 5 का हुआ है, लेकिन फिर 7 का हुआ है, तो वो लीनियर कोरिलेशन मेरा नहीं कहलाएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल डू नॉट चेंज इन द कांस्टेंट प्रपोर्शन। गाइस देखिए कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे हैं। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरे पास 2 4 6 8 10 और यहाँ पर 14। गाइस देखिए ये तो मेरा सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है फर्स्ट सीरीज, लेकिन सेकंड को आप देखिए यहाँ पर 3 से कितना हुआ 7, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने से चेंज हुई 4 से, लेकिन गाइस देखिए फिर 5 से चेंज हो रही है, फिर 6 से चेंज हो रही है, तो यहाँ पर सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रही है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। क्लियर है। जब मेरी सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है कि यदि एक सीरीज 2 से चेंज हो रही है तो कंप्लीट सीरीज मेरी 2 से ही चेंज होनी चाहिए। सेकंड भी, फर्स्ट मेरा एलिमेंट 2 से चेंज हो रहा है तो कंप्लीट वो 2 से चेंज होना चाहिए, वो मेरा क्या कहलाता है लीनियर। और नॉन लीनियर क्या कहलाएगा, जिसमें यहाँ पर कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए सिंपल कोरिलेशन क्या कहलाता है मेरा। सिंपल कोरिलेशन इंप्लाइज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली। गाइस देखिए जो दो वेरिएबल के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। देखिए लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। गाइस देखिए यहाँ पर प्राइस मेरा फर्स्ट वेरिएबल है, डिमांड मेरी सेकंड वेरिएबल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए सिंपल कोरिलेशन क्या कहलाता है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल। गाइस देखिए मनी सप्लाई फर्स्ट वेरिएबल और मेरा प्राइस लेवल क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल होता है। तो जब भी हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन क्या कहलाएगा, व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल स्टडी साइमल्टेनियसली। गाइस देखिए या तो हम 3 वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं या मोर देन 3 वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, it is called multiple correlation. In case of such correlation the entire set of independent and dependent variable is simultaneously studied। गाइस देखिए वो वेरिएबल मेरे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, मानसून और वाटर। गाइस देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट मेरा क्या है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल से क्या इफेक्ट हो रहा है, सेकंड मेरा मानसून से क्या इफेक्ट हो रहा है, और थर्ड मेरा वाटर से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं, 3 वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं। या गाइस यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 3 वेरिएबल भी मेरे पास अवेलेबल हो सकते हैं, किसमें, मल्टीपल कोरिलेशन में। क्लियर हुआ होगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखनी है हमें, कि हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री मतलब यहाँ पर कितना चेंजेस है कोरिलेशन में, कौन बताता है हमें, यहाँ पर डिग्री बताती है कि कितना चेंजेस आया। आपने देखा होगा जब हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या बताती है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की कितना चेंज आ रहा है, वो हमें फाइंड आउट करके देती है। कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देती है। जो मेरा लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने से चेंज हो रही है। कितने से चेंज हो रही है ये कौन बताता है, मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। आइए यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो डिग्री ऑफ कोरिलेशन करना है। गाइस देखिए सबसे पहला यहाँ पर आता है मेरा परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा गाइस, देखिए व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा गाइस, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लीनियर कोरिलेशन इज इक्वल टू परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि लीनियर में क्या होता था, यहाँ पर सेम प्रपोर्शन में चेंज होता था। अभी हमने देखा है गाइस, देखिए यहाँ पर यदि 5 से चेंज हो रहा है तो कंप्लीट सीरीज मेरी क्या होगी, 5 से ही चेंज होगी। ये मेरा क्या कहलाता है, लीनियर कोरिलेशन। और देखिए परफेक्ट कोरिलेशन की डेफिनेशन भी क्या बोल रही है, व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन, कि जब मेरे पास दो यहाँ पर वेरिएबल गिवन है और दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। क्लियर है। आइए सेकंड देखते हैं। गाइस देखिए सेकंड यहाँ पर आता है मेरा परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होगा, कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रपोर्शन चेंज इन द टू वेरिएबल इन द सेम डायरेक्शन। गाइस देखिए सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है, दोनों का सेम डायरेक्शन में प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीरीज में 2 से चेंज हो रहा है, तो सेकंड में भी कितने से चेंज हो रहा है, वहाँ पर 2 से ही चेंज हो रहा है। अभी हमने देखा था फर्स्ट में मेरा 2 से चेंज हो रहा था, सेकंड में 5 से चेंज हो रहा था, वो क्या कहलाएगी, लीनियर। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं कहलाएगी, क्यों, क्योंकि सेकंड सीरीज में भी कितने से चेंज होना चाहिए, 2 से चेंज होना चाहिए। आइए परफेक्ट नेगेटिव देखिए, कोरिलेशन इज परफेक्टली नेगेटिव व्हेन द प्रपोर्शन चेंज इन टू वेरिएबल इन द अपोजिट डायरेक्शन। गाइस देखिए अपोजिट डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल एक में 2 से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो सेकंड जो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है उसमें 2 से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो वो मेरा क्या कहलाता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट डिग्री क्या आती है यहाँ पर, पॉजिटिव
देखिए फर्स्ट क्या आती है मेरी परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में हमने क्या देखा, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन और नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, इसके अंदर दो आते हैं। आइए सेकंड देखिए, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कब होगा गाइस, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यदि मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंट और शू साइज की, तो गाइस देखिए दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। मेरा शू साइज का मेरे इंटेलिजेंट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, या मैं कह सकता हूँ जीरो कोरिलेशन। देखिए इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू सीरीज और टू वेरिएबल दैट इज चेंज इन वन नो इफेक्ट चेंज इन अदर्स। कहीं देखिए यदि किसी भी कारण से एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा अदर्स को। मेरे इंटेलिजेंट्स में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो वो मेरे शू साइज को इफेक्ट नहीं करेंगे, या मेरा शू साइज इफेक्ट हो रहा है तो वो मेरे इंटेलिजेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो मैं सिंपल सा क्या कह सकता हूँ, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। आइए थर्ड देखिए, यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के केस में क्या होता है, बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड अब्सेंस कोरिलेशन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। गाइस दोनों के बीच की सिचुएशन क्या कहलाती है, मेरी लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन कहलाती है। अभी हम देखेंगे कि किस टाइप से कहलाती है। देखिए इन रियल लाइफ वन मोस्टली फाइंड लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए रियल लाइफ में भी हमारे पास जो अवेलेबल है हमें देखने के लिए मिलता है, वो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखने के लिए मिलता है। इट्स कोफिशिएंट is more than 0 and less than 1, the degree of correlation between 0 to 1 may be rated as। गाइस देखिए हमेशा कोरिलेशन जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, गाइस अभी जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लाई करती है 0 से लेके यहाँ पे 1 तक, ना ही 1 से बड़ी होगी और ना ही मेरी वैल्यू 0 से छोटी होगी। किसकी, कोरिलेशन की। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे ये बात आपको जब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है मेरा हाई लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज क्लोज टू 1 इट इज कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट्स कोफिशिएंट लाई बिटवीन 0.75 एंड 1। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट हो या गाइस यहाँ पर कोरिलेशन हो, किस में लाई करेगा, मेरा 0 से लेके 1 तक में लाई करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू सीरीज क्लोज है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वहाँ पे मुझे हाई कोरिलेशन देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यदि मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है तो मेरा वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर जो कोरिलेशन होगा काफ़ी हाई देखने के लिए मिलेगा। आइए मॉडरेट देखिए, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज नेदर लार्ज नोर स्मॉल। गाइस देखिए जो मेरे पास कोरिलेशन अवेलेबल है दो सीरीज में, ना ही तो वो काफ़ी लार्ज है और ना ही काफ़ी स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा, वो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाएगा मेरा। इट इज कॉल्ड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन 0.25 एंड 0.75। हाईली में कितना होता है गाइस, देखिए 0.75 से लेके 1 तक मिलेगा, तो गाइस देखिए 0.75 से लेस ही होगा यहाँ पर मॉडरेट में। आइए लेस में देखिएगा, लेस कितना होगा यहाँ पर, लेस में कितना हो जाएगा, 0.25 से लेस हो जाएगा। देखिए लो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन व्हेन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन टू सीरीज इज वेरी स्मॉल। गाइस देखिए जो मेरे पास दो सीरीज अवेलेबल है उसमें जो मेरा कोरिलेशन है काफ़ी स्मॉल है, या मैं कह सकता हूँ काफ़ी लो है, वो मेरा क्या कहलाता है, लो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट्स कोफिशिएंट लाई बिटवीन कितना, 0 से लेके 0.25, या तो 0 होगा या 0 से 2.5 के बीच में होगा। क्लियर है। आइए गाइस आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन्होंने इन शॉर्ट में दे रखा है कि परफेक्ट में क्या होता है, हाई में क्या होगा, मॉडरेट में, लो में और जीरो में। जीरो में गाइस जीरो ही होता है, मैंने आपको बताया था जीरो में कि कोई भी कोरिलेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जो मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है या दो सीरीज गिवन है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। गाइस देखिए हमें यहाँ पर 3 मेथड डिस्कस करने हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, फर्स्ट मेरा आता है यहाँ पर स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, सेकंड आता है मेरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थर्ड आता है मेरा स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। का ये आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहाँ से लेक्चर छोड़कर चले जाइएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं स्कैटर्ड डायग्राम का। देखिए स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, जिसको हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसको बुक में ही बता देता हूँ, सेकंड और थर्ड को हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आइए स्कैटर्ड डायग्राम ऑफर एक ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ में हम शो कर रहे हैं किसको, जो मेरे कोरिलेशन है या मैं कह सकता हूँ डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम कहाँ शो कर रहे हैं, ग्राफ में शो कर रहे हैं, और उसके डायरेक्शन को भी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मेरा मूव कर रहा है, इन सब बातों को हम कहाँ शो कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं। आइए गाइस देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास
परफेक्ट पॉजिटिव है तो गाइस देखिए परफेक्ट पॉजिटिव के केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। गाइस आपने देखा होगा डिमांड के केस में क्या होता है, मेरा ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन देखने के लिए मिलता है। यदि मेरा प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस मेरा किसी भी कारण से डिक्रीज होता है तो मेरा डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है गाइस। देखिए पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ जो मेरी अपवर्ड जाएगी पॉजिटिव के केस में, परफेक्ट पॉजिटिव में तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन गाइस पॉजिटिव के केस में भी मेरी अपवर्ड जाती है जो लाइन होती है। देखिए नेगेटिव के केस में डाउनवर्ड्स आती है। और गाइस नो कोरिलेशन, गाइस देखिए इसमें मैं कोई भी कोरिलेशन को ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। गाइस मैं क्या बता सकता हूँ कौन सा कोरिलेशन है यहाँ पर, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग में कह सकता हूँ, डिक्रीजिंग में कह सकता हूँ, अपवर्ड या डाउनवर्ड, मैं यहाँ पर कुछ भी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकता इस ग्राफ को देख के। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नो कोरिलेशन, कि यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन अवेलेबल नहीं है या जीरो कोरिलेशन अवेलेबल है। क्लियर है। ये गाइस थ्योरी पोर्शन था इतना। आपसे एग्जाम में पूछेगा गाइस, देखिए यहाँ से पूछ सकता है, ये सब जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस किए यहाँ पे 1 to 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। लेकिन आपसे जो पूछेगा गाइस न्यूमेरिकल पोर्शन डेफिनेटली पूछेगा। तो किस में से पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट से पूछेगा, क्योंकि गाइस देखिए स्पेयरमैन तो आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है। फिर भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यू कह रहा हूँ। आइए गाइस देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरिट्स क्या होगा कि हम इसको ग्राफिकली शो कर रहे हैं, तो ग्राफिकली गाइस अंडरस्टूड करना हमें काफ़ी इजी पड़ जाता है कि मैं ग्राफ को देख के बता सकता हूँ। गाइस देखिए यदि मेरे पास ये यहाँ पर मेंशन नहीं होता तो मैं फिर भी कह सकता था, यदि मेरा अपवर्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव होगा कोरिलेशन। गाइस देखिए सेकंड जो यहाँ पर मेरा आता है वो आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए जो यहाँ पर इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप इसको सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको जो है ये क्लियर हो जाए अच्छे से कि हमें किस तरीके से ग्राफ पे डेटा को प्रेजेंट करना है या कोरिलेशन को शो करना है जो मेरे पास ग्राफ अवेलेबल है। देखिए इन्होंने दे रखा था जैसे कि यहाँ पर, अब गाइस देखिए मैं इसको देखकर क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मेरा कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, जीरो कोरिलेशन होगा, या मैं कह सकता हूँ नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको देख के मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा, कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। आप देख के भी कुछ भी कंक्लूजन इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो लर्निंग बाय डूइंग दे रखा है ना, इसमें से आप इनको सोल्व कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए हम गाइस जो यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको अच्छे से क्लियर होगा, मैं शॉर्टी देता हूँ। आइए सबसे पहले गाइस इसका फॉर्मूला नोट्स कीजिएगा। देखिए जो मैं फॉर्मूला नोट्स करा रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वो फॉर्मूला नोट्स करना है। बुक में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि आपकी बुक में ये फॉर्मूला अवेलेबल है सर आपने ये नोट्स कराया, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फॉर्मूला नोट्स करा रहा हूँ आप उसको नोट्स करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कीजिएगा, कंप्लीट सोल्व होगा। कोई भी टीचर आपका कट्स नहीं करेगा, ना ही कोई भी टीचर आपका 1 मार्क्स में यहाँ पर डिडक्ट नहीं करेगा। आइए क्योंकि गाइस पहले फॉर्मूला अलग होता था, अब फॉर्मूला जो अवेलेबल है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, तो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉडिफाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे डिनोट करता हूँ, यहाँ पर आर से डिनोट करता हूँ। आइए फॉर्मूला देखिए सिग्मा एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई करने पर उसका सम करने पर सिग्मा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर ऐड, या मैं कह सकता हूँ समेसन, अपॉन में करिए अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू में सिग्मा वाई का स्क्वायर। क्लियर है। इस फॉर्मूले को आप नोट्स कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर हेयर एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ एक्स माइनस स्मॉल एक्स है। गाइस ये यहाँ पर ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है। तो गाइस देखिए एक्स का मीनिंग क्या है एक्स में, और स्मॉल वाई का मीनिंग क्या होगा। गाइस देखिए यहाँ पर वाई माइनस वाई बार यानी मेन। एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दूंगा। गाइस देखिए जो इसकी वैल्यू होती है किससे होगी, यहाँ पर आर की जो वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 से लेके मेरी पॉजिटिव 1 तक होती है, ना तो 1 से ज़्यादा होगी वैल्यू जिसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, और ना ही मेरी जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। या मैं सिंपल सा कह सकता हूँ +1 से लेके मेरी कितनी होती है -1 तक होती है वैल्यू। क्लियर है, +1 से लेके -1 तक। आइए
एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर x और y मेरे पास दो गिवन है सीरीज। आइए नोट्स कर लेते हैं गाइस। देखिए x जो है मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8, y इन्होंने दे रखा है गाइस। देखिए 4 7 8 9 10 14 और 18। अब गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर x इंटू वाई को फाइंड आउट करना है। x इंटू वाई को कौन सा x इंटू वाई गाइस, देखिए यहाँ पर स्मॉल x इंटू वाई था मेरा, स्मॉल x इंटू वाई को मुझे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, x, कैपिटल X और कैपिटल Y गिवन है गाइस। आपके पास ऑलवेज यही गिवन होगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेविएशन को फाइंड आउट करना होगा, या मैं सिंपल सा कह सकता हूँ स्मॉल x को मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस एक्स का बार, ये बार का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है गाइस, मीन मेरा, सिंपल बिल्कुल। मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। मीन को यहाँ पर हम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। आइए मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले गाइस। देखिए 2 + 3 6 7 8 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है गाइस। देखिए फर्स्ट का मीन तो मेरा 5 आ गया, सेकंड का भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। तो कितना आएगा गाइस, देखिए 4 + 7 + 8 + 9 10 14 18 डिवाइडेड बाय 7। तो गाइस देखिए यहाँ पर सेकंड मीन मेरा कितना आ रहा है 10, यानी मैं कह सकता हूँ y का मीन कितना आ रहा है मेरे पास 10। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए यदि मैं 2 में से 5 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा मेरा -3। सेम 3 में से 5 को माइनस करता हूँ -2 -1 0 1 2 3। क्लियर गाइस। देखिए अब मुझे स्मॉल y को फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्मॉल y के केस में भी मैंने आपको बताया था y का मीन। ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहीं पे क्लियर कर चुका हूँ फॉर्मूला डिस्कस करते टाइम ही। आइए y का गाइस देखिए यहाँ पर कितना आया था मेरा 10, 4 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर मेरा -6, ठीक है, -3 -2 -1 0 4 और 8। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, इसका सिग्मा फाइंड आउट करना था, किसका स्क्वायर का करना था गाइस। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी स्क्वायर कर लेते हैं। आइए x की स्क्वायर करूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 2 दूनी 4 1 0 1 4 9। y का स्क्वायर कर लीजिए, y का कितना आ जाएगा गाइस। देखिए 36 6 6 36 होते हैं, 3 3 9 2 दूनी 4 1 0 16 और 8 8 64। 8 8 जा कितने होते हैं गाइस मेरे 64 होते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं 8 8 64 भी होते हैं हिंदी लैंग्वेज में। आइए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इंटू वाई। x इंटू वाई के लिए गाइस देखिए सिंपल सा मैं कह सकता हूँ x मेरे पास कितना है यहाँ पर 3 है और y कितना है गाइस देखिए 6 है, तो कितना हो जाएगा ये 6 या 18। लेकिन 18 किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं मेरे प्लस। आइए 6 2 0 0 8 और कितना आया 24। आइए इन सब का सम कर लीजिएगा। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इन्हीं 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो ये कितना आ रहा है मेरा 58, ये कितना आ रहा है 130। और गाइस देखिए एक्स स्क्वायर मेरे पास कितनी आ गई 28, वाई स्क्वायर कितनी आई 130, एक्स वाई कितना आया 58। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व कर लीजिए गाइस। देखिए यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर ये कितना है मेरा 58 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 28 इंटू में 130, तो ये कितना हो जाएगा गाइस। देखिए 58 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कितना आ रहा है गाइस, देखिए 3640। तो ये कितना हो गया 58 डिवाइडेड बाय गाइस। देखिए यदि इसको मैं अंडर रूट को सोल्व करता हूँ, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है 60.33। तो भाई देखिए इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है मेरा प्लस का 0.96। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरी वैल्यू होती है वो कहाँ पर लाई करती है, -1 से लेकर +1 में लाई करेगी, जो भी मेरी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होती है। क्लियर है भाई। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये यदि आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला था ये हमने देखा था मॉडिफाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आइए अब जो हम डिस्कस करते हैं सेम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को शॉर्टकट मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट मेथड हमने देख लिया, सेकंड मेथड देखिए। मेथड सेकंड, या मैं कह सकता हूँ
शॉर्टकट मेथड, नाम ही शॉर्टकट है गाइस। यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि लॉन्ग कट में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। आइए फॉर्मूला नोट्स कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। फॉर्मूला नोट्स कीजिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई गाई एन। एन यहाँ पर क्या होता है, नंबर। अभी आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। आइए अंडर रूट में गाई देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू में अंडर रूट। ये गाई देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई जो आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पर, और गाइज इनटू में एन। क्लियर है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल गाइज देखिए यहाँ पर मेरे पास प्राइस गिवन है। प्राइस कितना है, 4, 6, 8, 15, 20। यहाँ पर सप्लाई गिवन है। सप्लाई का रिलेशन आपको पता होगा, 10, 15, 20, 25, 30। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। यदि आपको लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी हम डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जरूर अवेलेबल कराने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। सप्लाई में क्या रिलेशन होता है, मेरा पॉजिटिव रिलेशन होता है। यदि प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी भी कारण से तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी गाइज, आपके माइंड्स में कभी आपने टीचर से पूछा है कि प्राइस इंक्रीज होने पर सर डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज कैसे हो जाएगी जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे। गाइज जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिमांड को, वो हम करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हम सप्लाई को डिस्कस करते हैं वो करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में। तो हम यहाँ पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फिर भी आप अपने टीचर से एक बार पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों, ज़रूर आपका डाउट वो क्लियर करेंगे। आइए अब गाइस देखिए प्राइस मेरे पास गिवन है, सप्लाई मेरे पास गिवन है। प्राइस को मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा एक्स कह सकता हूँ। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं अगेन, 4, 6, 8, 15, 20। अब गाइस देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर डी एक्स फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर गाइस स्पेस नहीं बचा है, लेकिन आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डी एक्स मेरा क्या होगा गाइस, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस ए। डी वाई मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई माइनस ए। नोट्स करते चलिएगा यहाँ पर। बाकी टर्म है गाइस, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे आपको क्लियर होते चले जाएंगे। आप ये दोनों पॉइंट्स को ही सिर्फ नोट्स कीजिए। आइए अब गाइस देखिए एक्स मेरे पास है, सप्लाई को मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर वाई। दो वेरिएबल मेरे पास गिवन है, फर्स्ट मेरा क्या है प्राइस, सेकंड मेरा क्या है यहाँ पर सप्लाई। अब गाइस देखिए एक्स तो मेरे पास है, लेकिन मुझे ए फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए ए आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पर 8 को ए मान रहा हूँ। आप यहाँ पर 6 को माने, 4 को माने, 15 को माने, 20 को माने, आपका आंसर सेम आएगा। जो मेरा आएगा वही आपका भी आएगा। आइए तो गाइस देखिए डी एक्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 को फाइंड आउट करूँगा, कितना आएगा, -4 माइनस का 2 0, यहाँ पर 7 और 12। क्लियर। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स तो फाइंड आउट कर चुका हूँ, इसका स्क्वायर करना है सिंपल सा। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 16, 4, 0, 49 और 12 12 कितने होते हैं, 144। क्लियर। आइए अब गाइस देखिए वाई मेरे पास कितना गिवन था यहाँ पर, 10, 15, 20, 25, 30। सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना, डी वाई को फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी वाई को कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैंने आपको बताया था वाई माइनस ए। ए में क्या मानता हूँ यहाँ पर 20 को ए मान के चल रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस 5 0, ये कितना 5 और 10। अब क्या करना है, डी वाई का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर लीजिए स्क्वायर। 25 0 25 कितना हो गया, 100। क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी इजी एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी आ सकती है, स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो इसलिए वो सिंपल से सिंपल पूछने की कोशिश करता है। आइए अब गाइस देखिए हमें क्या करना था, यहाँ पर डी एक्स इंटू में डी वाई को फाइंड आउट करना था। डी एक्स इंटू डी वाई यहाँ पर सिंपल सा गाइस देखिए डी एक्स को भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ और डी वाई को भी फाइंड आउट कर चुका हूँ, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। गाइस देखिए माइनस का 4
और कितना है माइनस का 10, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 40 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ये बेसिक मैथ से आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए कितना आ रहा है 40, 10, 0, 35, 120। समेसन कर लीजिए, समेसन कितना आ रहा है 205। इसका समेसन कर लीजिए कितना आएगा 250। इसका समेसन कर लीजिए कितना आ रहा है 0। इसका कितना आ रहा है गाइस देखिए सप्लाई वाई यानी एन, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरे पास कितना है 5। इसका समेसन करने पर गाइस देखिए कितना आ रहा है 213। इसका समेसन कर लेते हैं कितना आएगा गाइस 13 आएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है यहाँ पर मेरे पास। और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 5। यहाँ पर गाइस जिनका मैंने समेसन नहीं किया है, मैं इनका समेसन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है n कितने मेरे पास x में कितने एलिमेंट है 5 है, और y में भी कितने एलिमेंट है 5 है। फॉर्मूले में पुट कीजिए, सब कुछ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो भी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। आइए देखते हैं r इज इक्वल टू गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा सिंपल सा। गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था फॉर्मूले में, समेसन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई फाइंड आउट कर चुके हैं। डी एक्स एंड डी वाई का समेसन कितना आया 205 माइनस गाइस देखिए समेसन ऑफ डी एक्स चाहिए था, समेसन ऑफ डी एक्स इंटू में समेसन ऑफ डी वाई, दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए समेसन ऑफ डी एक्स कितना आ रहा है मेरा 13, समेसन ऑफ डी वाई गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 0, डिवाइडेड बाय कितना 5, क्योंकि n कितना है यहाँ पर 5। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गाइस देखिए यहाँ पर n की ही रिक्वायरमेंट थी। आइए आप फॉर्मूला देख लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अंडर रूट करना है गाइस देखिए यहाँ पर कितना था मेरा 213 माइनस कितना करना था गाइस देखिए 13 का स्क्वायर, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितना आया था मेरा डी एक्स 13 और मुझे इसका क्या करना था स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू में अगेन अंडर रूट करना है। अब क्या लिखना था गाइस देखिए यहाँ पर डी वाई का स्क्वायर यानी 250 आया था मेरा गाइस देखिए यहाँ पर डी वाई का स्क्वायर कितना कैलकुलेट किया मैंने समेसन इसका 250 माइनस कितना करना है गाइस देखिए 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी सोल्व करके आएगा। आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा 205 सिंपल माइनस 0, क्योंकि गाइस देखिए किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है 0 ही आता है। आइए अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट में कितना आता है देखिए 213 माइनस कितना आ जाएगा 3.80। कैसे आया दिखा देता हूँ भाई। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, तो मुझे क्या करना होगा देखिए 13 इंटू में 13 डिवाइडेड बाई कितने से करूँगा गाइस देखिए 5 से, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 33.8। यही नोट्स किया गाइस देखिए मैंने 33.8। जीरो की गाइस कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ये कितना था 250 माइनस 0, क्योंकि गाइस देखिए किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ 0 ही आएगा। आइए सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया मेरा 205। ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा गाइस माइनस करने पर मेरा आएगा 179.20 इंटू में कितना हो जाएगा 250। सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पर 205 डिवाइडेड बाय, इसका रूट निकालता हूँ गाइस यदि मैं, आप रूट कैलकुलेटर पे इजीली निकाल सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है, आपको वहाँ खुद ही सोल्व करना पड़ेगा। और 250 का कितना आ रहा है 15.81। क्लियर है, इसको सोल्व करने पर गाइस सिंपल सा मेरा कितना आएगा 0.97। तो गाइस आपने देखा है कि कहाँ पर लाई कर रहा है -1 से लेके +1 तक। और ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो मेरी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक होती है, ना ही उससे बड़ी होगी और ना ही उससे छोटी होगी।